आज भी मैं क्लास में सोती रही थी। बहुत दिनों से मेरे साथ यही हो रहा था कि जैसे ही मेरी टीचर कुछ पढ़ाने लगती तो मुझे बहुत तेज की नींद के झटके लगने लगते थे। मैं बहुत कोशिश करती कि ना सोऊं, मगर सो जाती थी। मेरी टीचर ने भी ये बात नोट की थी कि जो लड़की क्लास में हमेशा फर्स्ट आती रही है, अब उसका ध्यान ही पढ़ाई की तरफ नहीं होता। मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, टीचर मुझे तो खुद मालूम नहीं है कि मैं क्लास में क्यों सो जाती हूँ। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे नींद ना आए, मगर पता नहीं कैसे आंख लग जाती है। टीचर ने कहा कि घर में कोई परेशानी तो नहीं। मैंने नहीं में सर हिला दिया था और बोली कि मेरे बाबा का देहांत हो चुका है, मगर मेरी माँ ने घर का सारा इंतजाम अच्छे से संभाल लिया है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे घर में किसी चीज की टेंशन नहीं है। टीचर ने कहा जाकर बैठ जाओ, आइंदा ध्यान रखना कि क्लास में सोना नहीं है। मैंने टीचर से वादा कर लिया, मगर फिर अपने वादे पर कायम न रह पाई और फिर रोज नींद में चली जाती थी। अब तो बाकायदा तौर पर मुझे सजा भी मिलने लगी थी, मगर क्या करती, नींद पर किसी का कोई जोर नहीं है। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, तो बस फिर मेरा भी यही हिसाब था। आज मैं फिर क्लास में सो गई तो मेरी टीचर ने कहा कि कल तुम अपनी माँ को स्कूल लेकर आना। ये बात सुनकर मैं घबरा गई थी कि माँ न जाने मेरे साथ क्या बर्ताव करेगी, मगर टीचर का मैसेज भी माँ को देना जरूरी था। मैंने माँ से कहा कि आपको मेरी टीचर ने स्कूल में बुलाया है, तो माँ के माथे पर सिलवटें पड़ गई थी। वो कहने लगी, क्या बात है पायल, तुमने स्कूल में कोई शैतानी तो नहीं की। मैंने नहीं में सिर हिला दिया। माँ अभी भी मुझे अजीब सी नजरों से देख रही थी। वे कहने लगी, फिर तुमने ऐसा क्या किया है कि मुझे स्कूल में बुलाने की नौबत आ गई है। मैं बोली, मैं कुछ भी नहीं जानती, टीचर ने क्यों बुलाया है। हालांकि मुझे सब कुछ मालूम था कि टीचर ने माँ को इसलिए बुलाया है ताकि वो उन्हें बता सके कि मैं स्कूल में सोती रहती हूँ, मगर मैं माँ के सामने अनजान बन गई थी। माँ कहने लगी, पायल तुम तो जानती हो ना कि मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, तभी तो तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रही हूँ। अब अगर मैं काम छोड़कर स्कूलों के चक्कर लगाऊंगी तो फिर हम खाएंगे कहाँ से। तुम अपनी टीचर से कहना कि मेरी माँ बीमार है, वह स्कूल नहीं आ सकती। आपने जो भी कहना है वो मुझे ही बता दे। मैं माँ से घर जाकर सारी बात बता दूंगी, तो फिर तुम कल आकर मुझे बता देना। मैंने सर हिला दिया था। मुझे खुशी हुई थी कि मैं आज स्कूल नहीं जा रही। अगले दिन जब टीचर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई, तो मैंने उनसे कह दिया कि वे बहुत बिजी हैं। टीचर ने कहा कि जैसे भी हो कल तुम अपनी माँ को लेकर जरूर आना, उन्हें कहना कि वे अपने सारे काम छोड़कर स्कूल आएं। आज फिर मैंने घर जाकर माँ को टीचर का मैसेज दे दिया था, मगर उन्होंने फिर से कोई बहाना बना दिया था। ये बात होते होते प्रिंसिपल तक पहुँच गई थी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और कहने लगी कि पायल तुम एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो, तुम्हारी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आई। तो अब मुझे बताओ कि जब तुम 9th क्लास में आ गई हो और अच्छी खासी समझदार हो गई हो, तो फिर क्यों तुम्हारी तरफ से शिकायत आने लगी है। तुमसे जब कहा जाता है कि अपनी माँ को स्कूल लेकर आओ तो भी तुम नहीं लेकर आती। मुझे बताओ कि क्या परेशानी है। मैं बोली, मैडम मेरे बाबा का देहांत हो गया है और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है ताकि मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, इसलिए वह स्कूल नहीं आ पाती क्योंकि उन्हें काम से छुट्टी नहीं मिलती। अगर वह यूं ही इजाजत के बगैर छुट्टी कर लेगी तो काम से निकाल दी जाएगी। मैडम कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी माँ नहीं आई तो समझो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या परेशानी है, क्लास में तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। मैं बोली, मैडम पता नहीं क्या है, मुझे आजकल नींद बहुत आती है, जबकि मैं तो खुद को पूरी तरह से जगाने की कोशिश करती हूँ। मैडम ने सर हिला दिया और फिर कहने लगी, अच्छा मुझे ये बताओ तुम घर जाकर क्या क्या करती हो। मैं बोली, मैं घर जाकर 2 घंटे आराम करती हूँ। इसके बाद मेरी माँ घरों के काम करके वापस आ जाती है और वह मुझे नींद से उठाकर ट्यूशन पढ़ने के लिए भेज देती है। इसके बाद मैं घर आकर टीवी वगैरह देखती रहती हूँ और फिर 9 बजे सो जाती हूँ। मैडम ने सर हिला दिया और फिर कहने लगी कि अच्छा रात में कितनी बार उठती हो। तब मेरे दिमाग में एकदम से धमाका हुआ था। मैं बोली, मैडम मेरी माँ मुझे हर रात उठाकर दूध लाने को कहती है। मैडम ने हैरानी से मेरी तरफ देखा था, जबकि मैं भी परेशान हो गई थी। मैडम ने कहा कि आपकी माँ को इस टाइम दूध की क्या जरूरत पड़ जाती है। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं बहुत गहरी नींद सोई हुई होती थी। जब माँ मुझे उठा देती थी, मैं नींद की हालत में दूध लेकर आती तो माँ का कमरा बंद मिलता था। रात गहरी होती थी, नींद सर पर सवार रहती थी, इसलिए मैंने कभी उन चीज़ों की गहराई में जाने की कोशिश ही नहीं की थी।
मैं जल्दी से बोली, दरअसल मैडम मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है तो उन्हें अचानक ही भूख लग जाती है, इसलिए मैं उनके लिए दूध ले जाती हूँ। मैडम कहने लगी कि इस चीज़ का कोई मतलब होगा, बिस्किट वगैरह खा लिया करें, वे आपको ना जगाया करें। मैंने जल्दी से कहा, मैं इसका हल ज़रूर निकाल लूँगी, आप बेफिक्र रहे। मैंने मैडम से वादा किया और अपनी क्लास में आ गई थी। अब मेरी नींद पूरी तौर पर जा चुकी थी। मेरा ध्यान माँ की तरफ लग चुका था कि वह मुझसे हर रात दूध क्यों मंगाती है। ये सवाल मुझे परेशान कर रहा था। जब मैं घर गई तो माँ अपनी ही सोचों में गुम बैठी थी। उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि आज मैं स्कूल नहीं आई तो तुम्हारी टीचर ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं। मैं खुद ही माँ के पास जाकर बैठ गई और बोली, माँ मेरी टीचर आज भी मुझसे पूछ रही थी कि तुम हर रोज क्लास में क्यों सो जाती हो, क्या रात भर नींद पूरी नहीं होती। माँ ने मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखा था। तब मैं बोली, मैंने टीचर से कहा कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं होती। माँ ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अजीब सी बात कर दी हो। माँ कहने लगी, तुम्हारी नींद क्यों नहीं पूरी होती। मैं बोली, माँ आप हर रात मुझसे दूध मंगवाती हैं तो मैं जाग जाती हूँ, इस वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है। माँ मुझे बस घूरती ही रह गई थी। कहने लगी, अगर इतना सा काम तुम्हें बोझ लगता है तो ना क्या करो, एक कप दूध फ्रिज से निकाल कर ही लाना होता है, इसका भी तुमने इतना बड़ा बहाना तलाश कर लिया है। मैं परेशान हो गई थी। मैं माँ की तरफ देखती रही। कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल कर ले जाऊंगी। मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मैं मोहल्ला ही छोड़ दूंगी, मैं अलग मोहल्ले में घर लूंगी, तुम्हें एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊंगी। तब मैंने माँ की तरफ बड़ी हैरत से देखा था। मैं बोली, माँ हमारा तो खर्चा ही बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, आप कहाँ से घर लेती फिरेंगी। माँ कहने लगी, ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है, मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। इतना कहकर मैं उठकर किचन में चली गई थी, जबकि मुझे ख्याल आया कि जब बाबा जिंदा थे तब भी माँ बाबा से अक्सर जिद किया करती थी कि मैं इस मोहल्ले में नहीं रहना चाहती, तुम मुझे दूसरे किसी मोहल्ले में ले चलो। मगर बाबा हमेशा यही कहते थे कि मेरी आमदनी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नया घर ले सकूं। मेरे बाबा बैंक में जॉब किया करते थे, अच्छा भला पैसे कमा रहे थे, मगर फिर भी वे एक नया घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरी माँ तो लोगों के घरों में काम करती थी, फिर वे कैसे नया घर लेने की बात कर रही थी। ये बातें मेरे लिए बड़ी अजीब सी थी। मेरा दिमाग बहुत तेज काम करने लगा था, जैसे मैं एक ही पल में बड़ी सी हो गई हूँ। मैं हर चीज को बड़े गौर से देखने लगी थी, समझने की कोशिश करने लगी थी। शायद आज रात भी माँ ने मुझे नींद से उठाया था। मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आज जल्दी से दूध लेकर आ जाऊं ताकि मुझे बाहर ना सोना पड़ेगा, मगर मेरी बुरी किस्मत कि जब मैं वापस लौटी तो माँ कमरे को अंदर से कुंडी लगा चुकी थी। सुबह जब हुई तो मैंने माँ से कहा कि माँ आपने मुझसे जो रात में दूध मंगवाया था वह आपने कब पिया था। माँ मुझे खा जाने वाली नजरों से देख कर बोली, तुम आजकल सवाब जवाब ज्यादा नहीं करने लगी। मैं बोली, नहीं माँ, मैं तो वैसे ही पूछ रही हूँ, क्योंकि जब मैं दूध लेकर आई तो आपने कमरे का अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और मैं बाहर दरवाजे पर ही सो गई, कहीं आपका दूध बिल्ली तो नहीं पी गई। माँ हंसी और कहने लगी, अरे पगली कहाँ, वो मैंने कुंडी इसलिए लगाई थी कि मैं कपड़े बदल रही थी, कहीं तुम ऊपर से ही ना आ जाओ। मुझे गर्मी बहुत लग रही थी तो मैंने कपड़े बदल लिए। जब मैंने दरवाजा खोला तो तुम दरवाजे पर ही सोई पड़ी थी। मैंने तुम्हें उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद दूध पी लिया। तुम्हें पता है ना, रात में मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो दूध की भी जरूरत पड़ती है और गर्मी भी लगने लगती है। हमारे पास अभी एसी भी नहीं है और जल्द ही मैं एसी भी ले लूंगी। माँ बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी। मैं चुप ही रह जाती। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, न जाने फिर माँ क्यों ऐसा कहती थी कि मैंने एसी लेना है, नया घर लेना है, मैंने ये लेना है और वो लेना है। अगले दिन मैं स्कूल से लौटी तो माँ कुछ परेशान दिखाई दे रही थी। माँ ने मुझसे पूछ ही लिया। कहने लगी, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो। तो मैं कहने लगी, माँ मेरी क्लास के काम के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है। मेरी दोस्त और सभी लड़कियों के पास लैपटॉप है, मगर मैं लैपटॉप खरीद नहीं सकती। माँ आपने मुझे इतने बड़े स्कूल में क्यों डाला, आपको चाहिए था कि मुझे किसी सरकारी स्कूल में डाल देती जहाँ इस तरह के चोचले ना होते। माँ कहने लगी, तुम भी इन बातों को दिल पर लेकर बैठ जाती हो, खाना खाकर आराम कर लो। मैंने खाना खाया और सोने के लिए चली गई। माँ घर से बाहर निकल गई। शाम में माँ ने मुझे आकर उठाया तो कहने लगी, तुम्हारे लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। मैं बड़ी हैरान हुई, आखिर माँ के पास मेरे लिए क्या सरप्राइज होगा। मैं आंखें मलते हुए बाहर आई थी। सामने ही चारपाई पर एक बिल्कुल नया लैपटॉप रखा हुआ था। लैपटॉप देखकर हैरान रह गई। माँ आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं लैपटॉप के लिए। आम खाओ, गुठली मत गिनो, तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं लैपटॉप देखकर खुश हो गई थी कि बाकी हर चीज भूल गई थी। मैं बोली, माँ इधर ही रुके,
मैं मीना से लैपटॉप चलाना सीख कर आती हूँ। दरअसल मीना हमारी पड़ोसन थी और मेरी क्लास फेलो भी थी। उसके पास पहले से लैपटॉप मौजूद था, जबकि मेरे पास आज ही आया था और मुझे चलाना नहीं आता था। इसलिए मैंने मीना से मदद लेने का सोचा था। मैं मीना के घर गई तो वहाँ मेरा लैपटॉप देखकर हैरान रह गई थी। कहने लगी, माँ ये देखिए वह लैपटॉप है जिसको मैं कह रही थी कि मुझे दिला दे। लेकिन बाबा तो मेरे लिए गंदा सा लैपटॉप उठा कर ले आए हैं, मुझे इस कंपनी का चाहिए था। पड़ोस वाली आंटी भी पास आकर देखने लगी। कहने लगी, वाकई ये तो कमाल का है। मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से उठा कर लाई हो, किसका है? मैं बोली, मेरा है, मेरे लिए आज ही माँ लेकर आई है। मौसी ने मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखा था और कहने लगी, तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? वह लैपटॉप खरीदती फिर रही है। मैं बोली, मौसी आपको तो मालूम ही है, माँ अमीर लोगों के घरों में काम करती है, बस वहीं से पैसे ले लिए होंगे। वो हंसने लगी थी। कहने लगी, अच्छा मेरा पति तो अच्छा भला कमाता है, तुम्हें मालूम ही है वह रेलवे में अच्छी पोस्ट पर काम करता है, मगर फिर भी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम मीना को तुम्हारे जैसा लैपटॉप ही दिला दे। और फिर मुझे ये भी तो बताओ कि तुम्हारी माँ तो सारा दिन घर से निकलती ही नहीं है, फिर वह कौन सा काम करती है? क्या घर में इसने कोई कारखाना खोल रखा है? मैं मौसी की बातें सुनकर बोली, नहीं नहीं मौसी, माँ काम करती है, वह कोठियों पर जाती है, दिन भर वही तो रहती है। कहने लगी, ये छोड़ो, तुम कहीं और जाकर पूछना। हम मोहल्लेदार सुबह से तुम्हारी माँ को देखते हैं, वे अपने घर में ही रहती है और फिर रात को एक काली गाड़ी तुम्हारे घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। मोहल्ले वाले इस चीज़ से नाखुश हैं। मैंने तो सुना है कि उन लोगों ने ठान ली है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस मोहल्ले से निकाल कर ही रहेंगे, क्योंकि शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पर ऐसी हरकतें नहीं होने देंगे और तुम भी हमारे घर ना आया करो। ये ना हो कि मोहल्ले वाले हम पर ही जीना टाइट कर दे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये मौसी कैसी बातें कर रही हैं? मैं बोली, मौसी आप ये सब क्या कह रही हैं? मौसी कहने लगी, तुम इतनी भी छोटी बच्ची नहीं हो, 9वीं क्लास में पढ़ती हो। 8वीं क्लास की लड़कियां शादी कर अपने घर चली जाती हैं। मुझे पता है कि तुम भी अपनी माँ के साथ पूरी पूरी मिली हुई हो, जब ही तो ये लैपटॉप उठाकर हमारे घर आ गई। तुम्हें तो चाहिए था कि ये लैपटॉप देखकर अपनी माँ से सवाल जवाब करती कि आखिर उनके पास इतने पैसे आए कहाँ से हैं, मगर तुमने कुछ नहीं कहा। इसका यही मतलब है कि तुम भी अपनी माँ के धंधे में पूरी पूरी मिली हुई हो। मैं आंखों में आंसू लिए लैपटॉप उठाकर अपने घर आ गई थी। मौसी ने जो बातें कही थी वे बहुत बुरी थी। उन्होंने मेरे और माँ के लिए धंधे का लफ्ज इस्तेमाल किया था, जो कि किसी सूरत भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। माँ ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो मैं बोली, माँ मौसी ने मुझसे पूछा है कि तुम्हारी माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उन्होंने लैपटॉप ही खरीद लिया। माँ कहने लगी, तुम लोगों की बातों को सर पर सवार न करो, असली में तो उनको मिर्च तब लगेगी जब मैं नई गाड़ी ले लूंगी, फिर देखना उन लोगों के चेहरे कैसे उतरते हैं। मैं बात सुनकर परेशान हो गई थी कि आखिर माँ के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे थे। अब मौसी की बातें मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। मेरा दिल बैठा जा रहा था, कहीं वह सच तो नहीं कह रही थी। मैं ये बात किसी तौर पर भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि मेरी माँ में किसी किस्म की कोई गलत हरकत थी। मैंने इरादा कर लिया था कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगी। मैं सारी हकीकत जानना चाहती थी। माँ ने रात फिर मुझे नींद से जगाकर दूध लेने के लिए भेजा तो मैं दूध लाई, मगर फिर से आंख लग गई थी। यानी जो चीज़ मैं मालूम करना चाहती थी वे मालूम न कर सकी। अब तो मैं हर हाल में जानना चाहती थी, इसलिए मैंने बहाना बनाया, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मैंने ये बहाना इसलिए किया था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेरी माँ कोठी पर काम करने जाती भी है या नहीं। माँ ने बात सुनी तो घबरा गई। कहने लगी, दवा खा लो, स्कूल चली जाओ, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च नहीं होना चाहिए। मैं बोली, माँ आज तो मुझ में भी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा पा रही। माँ कहने लगी, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं भी आज काम से छुट्टी कर लेती हूँ। अब मैं अपनी बेटी को छोड़कर तो नहीं जा सकती। माँ आप आराम से काम पर जाएं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। माँ कहने लगी, नहीं ऐसा तो नामुमकिन है, तुम बीमार हो और मैं काम करती हूँ, मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं आएगा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बाबा के जाने के बाद मेरा कोई सहारा नहीं रह गया। जो कुछ भी हो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। मैं तुम्हारे लिए माल दौलत इकट्ठी कर रही हूँ। मैंने सर हिला दिया था। माँ ने मुझे उनका राज मालूम होने नहीं दिया था। वह सारा दिन घर पर ही रही और मेरा ख्याल रखती रही और मुझे मजबूर करती रही कि चलो आओ मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, मगर मैंने इनकार कर दिया था और बोली, माँ मैं ठीक हो जाऊंगी, अब बस मुझे रात का बेसब्री से इंतज़ार था,
क्योंकि जब माँ मुझे दूध लेने के लिए भेजती तभी मैं सारा राज मालूम कर सकती थी। मैं रात गहरी नींद सोई हुई थी। जब माँ ने मुझे उठाया, कहने लगी मेरे लिए फ्रिज से दूध ले आओ। मैं बोली जी माँ, मैं लेकर आती हूँ। मैं इतना कहकर कमरे के दरवाजे से निकल गई थी। तभी माँ अटैच बाथरूम में चली गई और मैं जल्दी से फिर जाकर कमरे में छुप कर बैठ गई। माँ को अंदाजा नहीं था कि मैं उन्हें चकमा देकर वापस रूम में आ गई हूँ। मैं बाथरूम से निकली तो जल्दी से कमरे के दरवाजे को कुंडी लगा दी थी और फिर उन्होंने जो किया उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। माँ ने खिड़की को खोल दिया था और किसी को इशारा करके कमरे में बुलाने लगी थी। ये बात बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थी। इससे पहले कि मैं फट पड़ती तभी कमरे में एक आदमी दाखिल हो गया था। उसने खुद को सर से पैर तक काली चादर में छुपाया हुआ था। मैं उसको देखकर कहने लगी अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैंने पायल को भी कमरे से बाहर भेज दिया है। अब तुम्हारे जाने के बाद इसको कमरे में उठाकर लाऊंगी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे तुम पैसे दे दो। मैं अपनी बेटी पायल के लिए नए कपड़े खरीद कर लाना चाहती हूँ। इसने बहुत वक्त गरीबी में जिंदगी गुजारी है। मैं अब इसे हर तरह की खुशियाँ देना चाहती हूँ। अभी तक इस आदमी ने अपने सर से चादर नहीं उतारी थी। मैं एकदम से खड़ी हो गई और बोली माँ, आप ये सब क्या कर रही हैं? आप मेरे बाप की अर्थी को रोग लगा रही हैं। माँ, मैं भूखी भी मर जाती तो आपसे गिला न करती। मुझे कपड़े, जूतों, पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे आपकी इज्जत की जरूरत थी माँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सब करेंगी। आपने क्यों किया? एक गैर मर्द को घर में क्यों बुलाया? तो फिर जो लोग मोहल्ले में बातें कर रहे थे, क्या वे ठीक थे? मुझे कल भी मौसी ने कहा कि रात के वक्त तुम्हारे घर के पास एक काली गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कोई आदमी निकलकर तुम लोगों के घर जाता है। मोहल्ले के सभी लोग हमारे खिलाफ हो चुके हैं माँ, वे हमें यहाँ से निकाल देना चाहते हैं। माँ, आपने ये सब क्यों किया? मैं तो किसी से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रही। अब हम मोहल्ले से निकाल दिए जाएंगे। आपके पास कोई ठिकाना है? मुझे बताएं, हम कहाँ जाएंगे? तभी उस आदमी ने अपने सर से चादर उतार दी थी। सामने का मंजर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वे कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप था, जो कि मर चुका था, जिसकी मौत मैंने खुद देखी थी। मैं बोली बाबा, आप यहाँ कैसे? बाबा कहने लगे बेटी, तुम्हारा बाप अभी मरा नहीं है, जिंदा है। तुम यूं ही समझोगी मैं जिंदा होकर भी मुर्दा हूँ। मैं अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकता। मैंने खुद को एक घर में कैद कर रखा है। रात के वक्त इसलिए निकलता हूँ कि कहीं कोई मुझे देख ना ले, और फिर तुमसे भी अपने जिंदा होने की खबर इसलिए छुपाई रखी कि तुम अभी ना समझ हो। तुम ये बात कहीं आगे न कर दो। अगर तुम ये बात किसी और को बता देती कि तुम्हारा बाप जिंदा है तो हम तीनों जेल की सलाखों के पीछे होते। बस इसी वजह से मैं तुमसे 1000 कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिल सका था। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मुझे अपने आप से बड़ी नफरत महसूस हुई थी। मैं बोली बाबा, आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेटी के सर पर बाप का साया कितना जरूरी होता है, आप भूल गए हैं। मैं हर लम्हे रोकर आपको याद करती थी, आपको भूले नहीं भुला सकती थी, और आपने अपना वजूद मुझसे ही छुपाए रखा। इसके पीछे वजह क्या है? मुझे सारी बात बताएं। बाबा की आंखों में आंसू आ गए थे। वे कहने लगे, मेरी और तुम्हारी माँ की शुरू से ही ख्वाहिश थी कि हम अपनी औलाद को खूब पढ़ाते लिखाते, इसकी हर ज़रूरत पूरी करते, बल्कि इसके कदमों में तो पैसों का ढेर लगाते। मैं एक बैंक में नौकरी करता था। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं तुम लोगों के लिए एक बड़ा घर अफोर्ड कर सकता, गाड़ी ले सकता, महंगे स्कूल में पढ़ा सकता। मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाता। डॉक्टर बनाने के लिए अभी मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे उम्मीद थी कि मैं आगे भी जमा नहीं कर पाऊंगा। उन्हीं दिनों में मेरे बैंक में एक नया रूल आया था कि पति पत्नी की इंश्योरेंस करवाई जाती थी, और पति पत्नी में से जो कोई भी इंश्योरेंस की पूरी किस्त जमा करने से पहले मर जाता है, उसके दूसरे पार्टनर को इंश्योरेंस की पूरी रकम मिल जाती है। मैंने सबसे बड़ी इंश्योरेंस करवाई थी, जो कि 10 करोड़ की थी। मैंने 3 किश्तें भी जमा करवा दी थी। फिर मैंने तुम्हारी माँ की राय से अपनी झूठी मौत का नाटक रचाया था। मैं जानता हूँ कि ये गलत है। मैंने जो कुछ किया वह भी ठीक नहीं था, मगर क्या करता। हालात इस तरह के थे कि काम में गुजारा नहीं होता था और ज्यादा मैं कमा नहीं सकता था। धोखेधड़ी के अलावा मुझे और कोई चारा नजर नहीं आया। मैंने एक खुफिया कंपनी के साथ बात की जो हर किस्म के फ्रॉड में मशहूर थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी मौत का झूठा नाटक करना चाहता हूँ, तो उन्होंने इसी तरह से मेरा पूरा भरपूर साथ दिया था। उन्होंने ही मेरी मौत का सारा सीन क्रिएट किया और फिर मुझे वहाँ से निकाल लिया। उन लोगों को इस काम का पूरा 1 लाख रुपया दिया था। अब इसी वजह से तुम्हारी माँ को हम दोनों के इंश्योरेंस के 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। वह पैसे मेरे पास महफूज है। उन्हीं पैसों से हम दोनों तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। मैं बोली बाबा, ये सब बहुत गलत किया आपने। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
मेरे बाबा की आंखों में आंसू थे। वे कहने लगे, पायल, ये सब करके मैं कौन सा सुकून में हूँ। मैंने तो बस तुम्हारे लिए ही किया है जो भी किया। मुझे इस वक्त अपनी माँ और बाप के चेहरे पर बड़ी बेसब्री नजर आई थी। मेरी आंखें भी बरस पड़ी थी। मैंने बाबा के हाथ चूम लिया और बोली, आप भले से कानून की नज़रों में गलत है, मगर मेरे लिए आप हीरो हैं। आपने जो कुछ भी किया मेरा अच्छा सोचकर ही किया है। मैं कभी आपको इस चीज़ के लिए इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। बाबा खुश हो गए थे। इस मोहल्ले में मेरी और माँ की ज़िंदगी अब तंग हो गई थी, इसलिए हम इस घर से शिफ्ट हो गए थे जहाँ बाबा पहले से ही रहते थे। मुझे शहर के बेहतरीन स्कूलों में से एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। मैं अब फिर से पढ़ाई में दिल लगा रही हूँ। मैं अपने बाप का डॉक्टर बनने का सपना हर हाल में पूरा करना चाहती हूँ। मैं और माँ तो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मगर मेरे बाबा ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वे हर वक्त घर में छुप कर ही रहते हैं। वे कहीं आ जा नहीं सकते। उनके पकड़े जाने का बहुत खतरा है। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि बाबा का वीज़ा लगाकर हम फैमिली समेत बाहर शिफ्ट हो जाएं, मगर ऐसा भी मुमकिन ना हो सका, क्योंकि इसके लिए भी सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी। मुझे मालूम है कि मेरे माँ बाप ने ये सब गलत किया है, इसलिए मेरा सबसे यही कहना है कि कभी भी इस तरह का काम ना करे, क्योंकि फिर ज़िंदगी सच में मौत जैसी होकर रह जाती है। धन्यवाद दोस्तों।